राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत विधान भाग 2 की जो एक रचना है सिल्वर वेडिंग, उसका समीक्षात्मक विवेचन आज इस वीडियो के जरिए मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले एक प्रेरक बात आपके सामने है, आप पढ़ पा रहे हैं। सफलता को हाथों की लकीरों में वही व्यक्ति तलाशता है जो सही मायने में आत्मविश्वास खो चुका होता है। इसलिए आत्मविश्वासी बनकर अपने कर्म से सफलता को अपने पक्ष में करें। भाग्यवादी न बने, भाग्यशाली बनने की कोशिश दिमाग में रखकर कर्म का रास्ता छोड़ने की कोशिश न करें। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पूछा जाए सिल्वर वेडिंग गद्य विधा का कौन सा रूप है, तो उत्तर दोगे कहानी। राइटर कौन है, तो उत्तर दोगे मनोज श्याम जोशी। अब कहानी है तो इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो आपने सुना भी होगा, आप देख पा रहे हैं। यशोधर पंत है, उनका परिवार है, किसंदा है। यशोधर पंत अपने आप में कहानी का केंद्रीय बिंदु है। पर्वतीय प्रदेश से दिल्ली आए व्यक्ति है। किसंदा उनके पहले आ चुके थे और वो उनके बाद में आए। किसंदा कौन है, उत्तर आएगा यशोधर पंत के खास, यशोधर पंत को अपना मानस पुत्र मानने वाले व्यक्ति है। पर्वतीय प्रदेश से दिल्ली आए व्यक्ति है। भूषण कौन है, तो यशोधर पंत का बड़ा बेटा है। जनार्दन एक नाम आया था, कौन है पूछे तो यशोधर पंत के जीजाजी है, जो अहमदाबाद निवासी है, जिनके बीमार होने पर पंत की इच्छा थी कि वो उनसे मिलने जाए, लेकिन बच्चों ने, परिवार के लोगों ने गरीब रिश्तेदारों से संबंध रखकर समय और पैसे खराब करने की बात पर उन्हें रोकने की कोशिश की थी। भगवान दास कौन है, पंत के ऑफिस का चपरासी है। अन्य कुछ पात्र जो बेनाम पात्र भी हैं, नाम वाले पात्र भी आपके सामने हैं। पंत की पत्नी है, बेटी है और दो अन्य बेटे हैं। ऑफिस के कर्मचारी चड्डा है, मेनन है, इस प्रकार के। एक चंद्रदत्त तिवारी करके आएगा जो भांजा है पंत का, और एक गिरीश करके आएगा जो पंत का दूर का साला है। कथानक का सारांश तो केवल इतना है, 3 दृश्य आपके सामने आएंगे। कार्यालय में पंत सिल्वर वेडिंग की बात सामने आना, 30 रुपये खर्ची के देना, उसके बाद वहाँ से रवाना होकर घर की तरफ जाना, बीच में गोल मार्केट रुकना, बिरला मंदिर में प्रवचन सुनने की कोशिश करना, पुरानी बातें सोचना, अंत में घर पहुँचना जहाँ पार्टी का दृश्य उनके सामने आता है, केक काटना और अपने रूटीन लाइफ में आना, भूषण द्वारा उन्हें गिफ्ट देना। ये इस स्टोरी का शॉर्टकट रूप है। पूछा जाए कहानी का बीज वाक्य क्या है, किन 2 वाक्यों को बीज वाक्य माना गया, तो मैंने आपको बताया था, आपने भी सुना होगा। पहला है जो हुआ होगा, यानी लोगों की किस मानसिकता को उजागर करता है कि लोगों को किसी के जीवन से कोई मतलब ही नहीं है। लोग किसी की जानकारी रखते नहीं हैं, जानकर भी अनजान बनते हैं। लोगों के प्रति निष्क्रियता, संवेदनहीनता का संकेत इस सेंटेंस से होता है। यानी यथा स्थिति को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना लोगों की आदत हो चुकी है। और जो हुआ होगा, ये बीज वाक्य जिसके आसपास कहानी का कथानक आगे बढ़ा है, ये इसी को दर्शाता है। समहाउ इम्प्रॉपर, ये एक अनिर्णय की स्थिति को उजागर करने वाला है। तो जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, ये 2 बीज वाक्य है जिसके आसपास संपूर्ण स्टोरी फैलती हुई नजर आती है। ये दोनों भाव यशोधर पंत के भीतर के द्वंद्व है। यानी यशोधर पंत के मन में विचारों का जो झगड़ा द्वंद्व चल रहा है कि पाश्चात्य संस्कृति सही है, उसकी तरफ जाना चाहिए, या भारतीय संस्कृति की तरफ ही बने रहना चाहिए। ये जो अनिर्णय की स्थिति पंत के मन में है, विचारों का जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व इन दोनों ही बीज वाक्यों से उजागर होता है। ये दोनों स्थिति व हालात में बदलाव को असंभव बना देते हैं। राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों ही स्थितियाँ न केवल पंत के लिए, न केवल किसंदा के लिए, अपितु इनकी तरह सोच रखने वाले लोगों के लिए भी स्थिति व हालात में चेंज करने की कोई भी संभावना नहीं छोड़ते। यानी ये दोनों स्थिति व हालात में बदलाव को असंभव बना देते हैं और देश के प्रॉपर विकास में बाधक बनने वाले तत्व है। तो देश के प्रॉपर विकास में बाधक समहाउ इम्प्रॉपर तत्व है। कार्यालय में चड्डा से बातचीत करने के दौरान चड्डा ने एक शब्द काम में लिया था, चूहेदानी।
तो पंत की घड़ी के लिए काम में लिया था, अपमानजनक शब्दावली का उपयोग करते हुए। अब पूछा जाए दिल्ली में जब पहली बार पंत आए थे तो उनको आश्रय किसने दिया था, तो उत्तर आएगा दिल्ली में किशनदा का क्वार्टर सबसे पहले आश्रयदाता के रूप में किशनदा सामने आए। किशनदा ने अपने क्वार्टर में उनको रखा। क्या क्या मदद की थी दिल्ली में पहली बार आने पर, तो मैस में रसोइया बनाया, 50 रुपये उधार दिए, फिर नौकरी दिलवाई और बॉय सर्विस से आज वो सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर बने। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में किशनदा का बहुत बड़ा योगदान पंत के लिए है। अब ऑफिस की बातचीत से बात निकल कर आई उनका विवाह कब हुआ था, तो पंत ने बताया 6 फरवरी 1947 को। तो मेनन ने तुरंत हिसाब लगाकर उस दिन की, जिस दिन बात हो रही थी उस दिन को सिल्वर वेडिंग के नाम से महसूस किया, बताया। तो 25वां वर्ष कौन सा, 1972 में। तो सिल्वर वेडिंग कब मनाई जा रही थी, 6 फरवरी 1972 की बात है। सिल्वर वेडिंग की सबसे पहले बधाई किसने दी थी, ऑफिस के कर्मचारी मेनन ने। भगवान दास कौन था, ऑफिस का पियोन था। खर्ची के नाम पर 10 10 10 कुल मिला के 3 नोट 30 रुपये पंत ने ऑफिस वालों को दिए थे। घर कब पहुंचते थे, तो 8 साढ़े 8 के लगभग घर पहुंचते। कारण क्या, पारिवारिक वाद विवाद से बचने हेतु वो घर देरी से पहुंचते। पंत का निवास कहाँ था, गोल मार्केट दिल्ली में। किशनदा जमाने में क्या क्या बदमाशियाँ खुराफाते करते थे, ककड़ी चुराना, मुर्गी मारना, सिनेमा देखना, ये सारी खुराफाते वो करते थे। हाँ, बाद में भले वो शिष्टाचारी बन गए, सभ्य बन गए, भारतीय कल्चर के सपोर्टर बन गए, लेकिन उनका इतिहास इन खुराफातों से भरा हुआ है। पंत की थ्योरी थी किशनदा के अनुसार ही। किशनदा ने कहा था, पंत भी यही विचार कर रहे थे क्या, कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सायाने उनमें रहते हैं। किशनदा का ये कथन था। तो किशनदा का ये जो कथन था उसका मीनिंग क्या, उत्तर है यही है उनका कहना। इसका आशय ये है कि समझदार वही है जो रुपए खर्च कर मकान नहीं बनाते, अपितु दूसरे के मकान में किराएदार के रूप में रहते हैं। उनका कहना यही है। अब जब पत्नी से उन्होंने ये बात कही तो पत्नी ने विरोध की और पंत से कहा कि अगर रिटायर्ड होने तक उनके 3 बेटों में से किसी की नौकरी नहीं लगी, सरकार की तरफ से रहने के लिए क्वार्टर नहीं मिला, तो रहोगे कहाँ, क्योंकि दिल्ली में तो पंत ने मकान नहीं बनाया और गांव का पुश्तैनी मकान संयुक्त परिवार की अमानत है। ऐसे में वहाँ रहकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को ओढ़ना भी संभव नहीं है, झगड़ों को मोल लेना भी संभव नहीं है। इन सारी कंडीशन को ध्यान में रखकर पंत की वाइफ ने पंत से कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब क्या, नौकरी नहीं लगी, क्वार्टर नहीं मिला, तो दिल्ली छोड़ने, अब दिल्ली छोड़कर जाएंगे तो रहेंगे कहाँ। तो कथन यशोधर की पत्नी का है, बेटे को क्वार्टर नहीं मिला तो रहेंगे कहाँ, इस संदर्भ में ये बात आई है। जनार्दन जोशी का जिक्र आया, कौन है, मैं बता चुका, अहमदाबाद निवासी है, पंत के जीजाजी है, बीमार है और पंत की इच्छा है कि उनकी कुशल क्षेम पूछी जाए, जाकर अहमदाबाद मिलकर आए। पंत के अनाथ होने पर विधवा बुआ ने पंत को सहारा दिया था, तो उसी उपकार को ध्यान में रखकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए पंत 100 रुपये मंथली अपनी बुआ को बेचते थे। अल्मोड़ा में पंत ने इनके यानी बुआ के संरक्षण में बचपन बिताया था। अल्मोड़ा निवासी थे पंत। अब पंत ने एक बार बातचीत करते हुए अपनी वाइफ से कहा था, हमारा तो सैप यानी साहब ही ऐसा देखा ठहरा। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, सैप शब्द से किशनदा की तरफ। वो ये कह रहे हैं कि किशनदा को हमने जैसा देखा वैसा ही हम अपने जीवन में व्यक्तित्व को धारण कर गए। भाऊ शब्द आ जाए, ये किशनदा उपयोग में लेते थे किसके लिए, पंत के लिए, जिसका मतलब है बच्चा। कृष्णानंद किशनदा का नाम है। उनके पट्ट शिष्य परफेक्ट परमानेंट मैन शिष्य कौन थे, यशोधर पंत थे। बाल जति इस पाठ में किसको कहा गया है, किशनदा को कहा गया है, जो बचपन से ब्रह्मचरित्व का पालन करने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने शादी नहीं की, एकाकी जीवन यापन करते रहे। कृष्णानंद के पट्ट शिष्य पंत हैं। बालजति किशनदा को कहा गया है, अर्थात वे बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए बाल यति उनके लिए वर्ड आया है। बचपन से ही यति यानी साधु की तरह जीने वाले। किशनदा की परंपराएं
कौन सी थी जिन्हें दिल्ली में रहकर पंत ने जारी रखा? उत्तर आपके सामने है। होली गवाना, जनेऊ पुन्य यानी रक्षाबंधन के दिन दिल्ली में जितने भी कुमायूं लोग हैं उनको अपने घर बुलाकर जनेऊ बदलने के लिए घर बुलाना, रामलीला की तालीम के लिए कमरा देना, ये सब काम किशनदा भी करते थे और किशनदा के बाद में यशोधर पंत करते थे। ईजा, ये शब्द क्या अर्थ दे रहा है? तो उत्तर है कुमाऊं प्रदेश में माँ के लिए ईजा शब्द आता है। चंद्रदत्त तिवारी कौन था? एस पास पंत का भांजा था। गिरीश कौन था? पंत की पत्नी का चचेरा भाई। और पंत ये सोचते थे कि उनके बड़े बेटे भूषण को बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका गिरीश की है। भूषण पिता के लिए क्या प्रेजेंट लाया था? तो कहानी के अंत में आया था ऊनी ड्रेसिंग गाउन लाया था। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। कौन सी विलायती परंपरा के लिए? केक काटने की। भूषण का मासिक वेतन कितना था? 1500 था। पंत की संतानों का सवाल पूछा जाए, 3 बेटे 1 बेटी। पहला भूषण जो विज्ञापन कंपनी में 1500 मासिक सैलरी पर काम कर रहा है। दूसरा IAS की तैयारी कर रहा है। तीसरा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका गया। और एक बेटी है जो उच्च शिक्षित है और शादी की बात जब पंत चलाते हैं तो वह अमेरिका जाने की धमकी देती है। पंत की पत्नी मॉड यानी मॉडर्न आधुनिक किस प्रकार बनी? तो बच्चों की तरफदारी के कारण, बच्चों के कहने, बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी के कारण, यानी वो बच्चों का फेवर लेती थी तो बच्चे के कहे अनुसार वो मॉडर्न बनती रही। पत्नी का स्वभाव कैसा पूछा जाए तो उत्तर आपके सामने है। पंत की तुलना में उनकी पत्नी अधिक प्रगतिशील नेचर की थी, प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखती थी, दूर का सोचने वाली थी। घर नहीं है, क्वार्टर नहीं रहेगा तो रहेगा कहाँ, ये सोचने वाली थी। बच्चों की खुशी को अपनी खुशी मानने वाली, परिवर्तनशील स्वभाव वाली थी। आधुनिकता आधुनिकता को सम्मान से स्वीकार करने वाली महिला थी। संयुक्त परिवार में जब तक थी, संयुक्त परिवार में हमेशा नेगलेक्ट करके रही, उनकी उपेक्षा ही रही। पंत ने उनका समर्थन कभी नहीं किया, इस कहानी में हमने पढ़ा है। कुल मिला के वह पाश्चात्य कल्चर की सपोर्टर थी, बच्चों के अनुसार मॉडर्न बनने की स्थिति को स्वीकार करने वाली थी, दूरदर्शी थी, समझदार थी। पंत अपनी आधुनिक पत्नी को क्या कहकर चिढ़ाते थे? टाइटल देकर, उपमा देकर। तो कभी तो शाइनल बुढ़िया कहकर, कभी चटाई का लहंगा कहकर, कभी बूढ़ी मुँह मुँह से लोग करे तमाशे ये कहकर। पंत के व्यक्तित्व पर किशनदा का प्रभाव क्या था? तो कौन कौन सी बातें किशनदा से उन्होंने अडॉप्ट की थी और व्यवहार में अपना ली थी? ऑफिस से हमने देखा, ऑफिस से निकलते समय मनोरंजक बात कर्मचारियों से करना ये किशनदा से सीखा था और वो भी कर रहे थे। हाथ पर हाथ मारकर दाद देना ये भी किशनदा से उन्होंने सीखा और वे भी कर रहे थे। गपाष्टक नहीं करते थे। पत्नी बच्चों की टिप्पणियों को अनसुना करना किशनदा से उन्होंने सीखा था। तब सोचेंगे ये आदत भी किशनदा से उन्होंने फॉलो की थी। कुल मिलाकर बात जो हमारे सामने प्रश्न की शक्ल में पाठ्य पुस्तक में आई वो है, कुल मिलाकर यशोधर समय के साथ ढल सकने में इसलिए असफल हुए क्योंकि वे भारतीय संस्कृति के समर्थक, किशनदा की परंपराएं और जीवन सिद्धांत को अपनाकर ओढ़ा हुआ जीवन जीने में विश्वास रखते रहे और अपनी झूठी परंपरावादी छवि को बचाने में लगे रहे। अब प्रश्न पूछा जाए पत्नी क्यों सफल रही? तो उत्तर है पत्नी इसलिए सफल हुई क्योंकि वह संयुक्त परिवार, रूढ़िवादी भारतीय समाज आदि को पसंद नहीं करती और बच्चों के कहे अनुसार जीने में विश्वास रखने वाली एक दूरदर्शी महिला थी। अब क्या ये कहानी, इसकी स्टोरी आज के समाज और घर से संबंध रखने वाली है? तो आप कहोगे हाँ ये सही है। यह कहानी वर्तमान समय के पारिवारिक स्थितियों के अनुरूप है। आज हर परिवार में जीवन शैली व जीवन मूल्यों को लेकर सदस्यों में मतभेद है, जैसा पंत के घर में था। एकल परिवार के सपोर्टर लोग बन रहे हैं। ये सब संकेत करता है कि जो जो इस कहानी में हमने महसूस किया वह आज के हर एक घर की कहानी है। बच्चे बड़ों के प्रति अनादर का भाव रखते हैं, दोनों के विचारों में अंतर है, ये सब आज के घर की निशानी हैं। पूछा जाए इस कहानी की मूल संवेदना किसे कहेंगे? तो बताएंगे पीढ़ी के अंतराल को, यानी जनरेशन गैप को इस कहानी की मूल संवेदना कहेंगे।
सबूत क्या है? बच्चे पंथ के विरोधी विचारों वाले थे, जनरेशन गैप से जीवन मूल्य दम तोड़ रहे थे, गरीब रिश्तेदारों का मजाक बनाया जा रहा था, पारिवारिकता को नष्ट करने के लिए बच्चे पहल कर रहे थे, मानवता दम तोड़ रही थी, मानवता को मनुष्य बनाए रखने के लिए जितने भी जीवन मूल्य थे वो सब दम तोड़ रहे थे, घिस रहे थे। रिश्ते स्वार्थ पर टिके हुए हैं, पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। ये सब संकेत करता है कि ये कहानी पीढ़ी के अंतराल को दर्शाने वाली है, पीढ़ी के अंतराल से उत्पन्न संबंधों के मतभेदों को दर्शाने वाली है। अब पूछ ले पंथ का कैरेक्टर कैसा, तो परंपरा व आधुनिकता के द्वंद्व में उलझे व्यक्ति थे। केक काटना गोरे लोगों का चोचला मानते थे, लेकिन फिर भी परिवार के लोगों का सम्मान करने के लिए उन्होंने केक काटा। बच्चों की तरक्की से खुश थे, लेकिन नाखुश ये सोचकर थे कि बच्चे उनसे कुछ पूछते नहीं हैं। तो वो उलझे हुए कैरेक्टर वाले व्यक्ति थे, यानी परंपरा व आधुनिकता के द्वंद्व में उलझे हुए व्यक्ति थे। आधुनिकता के विरोधी थे, अंतर्द्वंद से प्रभावित थे, समय के पाबंद व्यक्ति थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, मर्यादित थे, रिश्तों का आदर करने वाले थे, कर्मकांडी थे, पूजा पाठ करना, प्रवचन सुनना। मितव्ययी थे, यानी पैसे फिजूल खर्च नहीं करते, सामाजिक व्यक्ति थे, धार्मिक व्यक्ति थे। कुल मिला के भारतीय संस्कृति के सपोर्टर थे और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति थे। अब पूछा जाए सिल्वर वेडिंग, ये जो नाम है, नामकरण है, ये जो टाइटल यानी शीर्षक है, वो उचित है या नहीं है, तो उत्तर दोगे सिल्वर वेडिंग के रूप में पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव को बताया गया इस कहानी में, और ये नाम भी भारतीय संस्कृति के पाश्चात्य संस्कृति में डूबने का संकेत करने वाला नाम है। इसलिए हमारे हिसाब से ये नाम उचित है, औचित्यपूर्ण है। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि पंथ की पत्नी समय के साथ ढल सकी, परंतु रूढ़िवादी पंथ समय के साथ ढल नहीं पाए। जो हुआ होगा इसके बहुत सारे अर्थ आपके सामने आते हैं। जैसे जो हुआ होगा कि विभिन्न अर्थ सामने आते हैं, जैसे समाज को किसी के दुख व मरने की कोई परवाह नहीं है, ये बात सामने आती। इससे जान पड़ता है कि लोग औरों के प्रति क्या रहते हैं, अपने आप में उदासीन। तो इससे जान पड़ता है कि लोग औरों के प्रति उदासीन ही रहते हैं। जो हुआ होगा इससे ये भी पता चलता है कि जिनका परिवार नहीं होता है उनकी डेथ उपेक्षा के कारण होती है, टेंशन के कारण होता है, एकाकीपन की चिंता के कारण। समाज ऐसे व्यक्ति के जीने और मरने से कोई मतलब नहीं रखता। जैसे गांव में किसंदा की मृत्यु हुई जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। पंत भी अपने परिवार वालों से सदा उपेक्षित रहते थे, यानी नकारे जाते थे। उनको भी ये महसूस हो रहा था कि उनकी मृत्यु भी जो हुआ होगा से ही होगी। तो ये जो हुआ होगा की अलग अलग अर्थ छवियाँ इस पाठ में आपको देखने में आई होगी। पूछा जाए कि पंत के जीवन को दिशा देने में किसंदा की भूमिका क्या थी, तो आप गुरु के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में किसंदा ने हमेशा पंत के जीवन को दिशा दी है। व्यक्तित्व किसंदा की तरह उन्होंने अपना लिया था, नौकरी का गुण भी किसंदा की तरह उन्होंने सीख लिया था, जीवन सिद्धांत भी किसंदा के अपना लिए थे, कार्यालय में व्यवहार भी किसंदा की तरह करते थे, किसंदा की तरह ही सामाजिकता और पारिवारिकता वो निभाते थे। इंडियन कल्चर के सपोर्टर थे और वेस्टर्न कल्चर के विरोधी थे। कुल मिलाकर पंत के जीवन को दिशा देने में मुख्य रोल किसका था? किसंदा का। अब ये है कि ये कहानी वर्तमान समय के हर घर की कहानी जान पड़ती है। पांचवा, इस कहानी से हमने महसूस किया कि इसमें पीढ़ियों के अंतराल से उत्पन्न विसंगतियों, पतनशील भारतीय समाज आदि का जिक्र हुआ है। इससे हमें ये भी पता चला कि पंत अपने ही जीवन मूल्यों के द्वंद्व में उलझे जान पड़ते हैं। किसंदा से प्राप्त जीवन मूल्यों के चलते वे पाश्चात्य संस्कृति की विरोधी नजर आते हैं, पर बच्चों की तरक्की से खुश भी रहते हैं। वे नए की तरफ खिंचते हुए दिखाई देते हैं, पर पुरानी मान्यताओं उन्हें जकड़े रहते हैं। पुरानी मान्यताएं उन्हें जकड़े रहती है। यहाँ मान्यताएं शब्द कर लेते हैं। जैसे केक का आग्रह करने पर वे थोड़ा सा झिझकते हैं, लेकिन बच्चों के आग्रह की रक्षा के लिए वे केक काट देते हैं। तो
अतः वे परिवार से तालमेल बैठा नहीं पाते हैं। सातवां ये भी जान पड़ता है कि सम हाउ इम्प्रॉपर ये तकिया कलाम है पंत जी का। यानी ऐसा शब्द या वाक्यांश जो बातचीत करते समय किसी व्यक्ति द्वारा बार बार निकलता है, वो उसको तकिया कलाम बोलते हैं। इस वाक्य से पता चलता है कि पंत का व्यक्तित्व अन्य से मेल नहीं खाता था, अतः परिवार के लोगों पर वे ध्यान नहीं देना चाहते। इससे ये भी पता चलता है कि हर कोई हर किसी के व्यवहार, तरक्की आदि को उचित अनुचित मानता है, उचित अनुचित मानते हैं। घर वाले पंत के व्यवहार को उचित नहीं मानते, पंत उनके व्यवहार को उचित नहीं मानता। बच्चे उनके स्कूटर को समहाउ निहायत बेहुदा समझते थे। उनके बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करना यशोधर पंत को समहाउ जचता नहीं था। तो ये समहाउ इम्प्रॉपर पंत और उनके आसपास के लोगों की पहचान की तरह उभरने वाला, पहचान कराने वाला एक सेंटेंस है। किशनदा की कौन सी छवि, यानी किशनदा का कौन सा रूप पंत के मन में बैठा हुआ था? प्रश्न पूछ ले तो उत्तर आएगा, सैर करते समय यानी मॉर्निंग वॉक करते समय किशनदा की जो छवि होती, ड्रेस कोड होता, वही छवि पंत के मन में बैठी हुई थी। कैसे? कुर्ते पाजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने किशनदा की छवि उनके मन में बैठी थी। सिर पर विलायती टोपी पहने उनकी छवि उनके मन में बैठी थी। पाँवों में खड़ाऊ धारण किए, हाथ में छड़ी लिए, ये जो उनका ड्रेस कोड था, इसी ड्रेस कोड से युक्त छवि किशनदा की पंत के मन में बैठी हुई थी। अब अन्य बातें अगर पूछे, बाल जति किशनदा की मृत्यु कैसे हुई? एकाकी जीवन की पीड़ा से घुटकर हुई, निराशा से हुई, किसी ने उनकी मदद नहीं की। आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु जो हुआ होगा से हुई थी। अब पूछा जाए, पंत अपने परिवार से क्या अपेक्षा रखते, क्या होप रखते? यही कि उनकी पत्नी व बच्चे उनकी सलाह ले, संस्कारी बने, पारिवारिक जीवन मूल्यों का सम्मान करें, भारतीय संस्कृति का सम्मान करें। ये होप पंत सबसे रखते थे। पंत को दिल्ली में शरण किसने दी? तो उत्तर आएगा किशनदा ने। आधुनिकता की ओर बढ़ते समाज में जीवन मूल्य घिसते जा रहे हैं, यह इस कहानी द्वारा राइटर ने समझाने की कोशिश की है। और लास्ट है, किशनदा का मानस पुत्र किसे माना जाता है? तो पंत को। पंत तो किशनदा के मानस पुत्र थे, यानी वे किशनदा के चरित्र का अनुकरण करते, प्रशंसा पाकर जेबते आदि। तो कुल मिलाकर मानस पुत्र के रूप में कौन आया है किशनदा का मानस पुत्र पंत को माना जाएगा। इसी के साथ ये समीक्षात्मक विवेचन में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।